आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं बताने वाला हूं क्लास 10th साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रसायन विज्ञान से होने वाला है। रसायन विज्ञान का ये पार्ट 3 है। यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं जितना भी इसमें बना रहा हूं, यदि आप उन्हीं सब वीडियो को देख कर जाते हैं तो आप पेपर में 90% प्लस ला सकते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं 90% प्लस आए तो इन सीरीज वाइज वीडियो को देख लीजिए। यानी कि जो भी ये वीडियो मैं बना रहा हूं उसको एक सीरीज से देख लीजिए, एक लाइन से सभी वीडियो देख लीजिए। टोटल आपको 10 वीडियो के आसपास में मिलेंगे, तो आप 10 वीडियो को एक बार देख लीजिए और मैं इन सब का मिला के एक लॉन्ग वीडियो भी बना दूंगा। यदि आप एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना चाहते हैं तो इसके बाद में बनाऊंगा एक लॉन्ग वीडियो जिसमें सारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5, पार्ट 6 सभी मिल जाएगा। तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा और उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हम लोग पार्ट 3 में देखने वाले हैं पेरिस ऑफ प्लास्टर किसे कहते हैं या पेरिस ऑफ प्लास्टर क्या है। ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप भी क्लास 10th में हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जरूर से जरूर याद करके जाइएगा और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 12 से पहले के सभी वीडियो और 12 पार्ट 2 और पार्ट 1 में भेज दिया हूं। अब ये हम लोग पार्ट 3 देखने वाले हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम लोग देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नेम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नेम होता है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जैसा कि इसका सूत्र हम लोग अगर देखें तो Ca को हम लोग कैल्शियम कहते हैं, SO4 को सल्फेट कहते हैं, डॉट हाफ को हम लोग हेमी कहते हैं, H2O को हाइड्रेट कहते हैं। इसीलिए इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि हाफ H2O है, हेमीहाइड्रेट है। तो हम लोग इसका देखते हैं सामान्य नेम क्या है। सामान्य नेम हम लोग सब जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसा कि इसका सबका उपयोग हम लोग घरों में चुनाइयों के रूप में करते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके बनाने की विधि। बनाने की विधि बहुत महत्वपूर्ण है जिसको हम लोग देखने वाले हैं। जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। हम लोग ये जानेंगे कि जिप्सम जो होता है, जिप्सम सबसे पहले ये जान ले कि ये जिप्सम क्या है। तो जिप्सम जो होता है उसका सूत्र होता है CaSO4.2H2O। ये होता है जिप्सम का सूत्र। अब इस जिप्सम के सूत्र से कुछ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रेट अणु जल के अणु बाहर निकल जाएंगे तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या बन गया है POP। जैसे कि CaSO4.1/2H2O यानी कि इसका 3 भाग निकल गया है बाहर और एक ही भाग बचा हुआ है। अब इसको हम लोग क्या कहने लगे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वही बात मैं इसमें लिखा हूं, जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो वो जिप्सम अपने कुछ जल के अणु त्याग करके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP कहते हैं। इसका हम लोग अब देखेंगे रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो सबसे पहले हम लोग रासायनिक समीकरण को जरूर याद कर लेंगे क्योंकि रासायनिक समीकरण अगर हमें नहीं याद होता है तो हम लोगों को इससे थोड़ा कम नंबर मिलते हैं। अगर रासायनिक समीकरण लिख देते हैं तो हमको नंबर आसानी से एग्जामिनर दे देता है। तो CaSO4.2H2 जिसे हम लोग क्या कहते हैं भी बताए थे जिप्सम कहते हैं। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं तो हमको CaSO4.1/2H2O यानी कि
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्राप्त होता है, जिसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसके साथ ही साथ जल निकल जाता है। जो जल निकलता है कितना हिस्सा होता है, इसका तीसरा हिस्सा होता है। यानी कि ये जो जल है इसको 4 भाग में बांटेंगे, 3 हिस्सा बाहर निकल जाएगा और 1 हिस्सा बच जाएगा। तो ये हमारा था प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नेम, सामान्य नेम और बनाने की विधि और समीकरण। अब हम लोग इसका उपयोग देखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो हम लोग इसको भी जान लेते हैं। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में मदद करता है। यानी कि इसको हम लोग प्लास्टर चढ़ाने में यूज करते हैं। जो हम जब हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर चढ़ाने में पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हड्डियां आसानी से जुड़ जाती हैं। फिर उसके बाद में नंबर 2 आता है सजावट का सामान बनाने में। यानी कि पीओपी से हम लोग सजावट का सामान बनाते हैं। तो सजावट के जो घर पर सामान यूज होते हैं, बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो लगता है कि हम लोगों को मिट्टी का बना है, लेकिन उस जो होते हैं सजावट के सामान पीओपी के बनाए जाते हैं। तो सजावट के सामान बनाने में यूज किया जाता है। थर्ड नंबर है मूर्तियां बनाने में। जैसा कि हम लोग दीपावली में मूर्तियां लेकर आते हैं, मूर्तियां जो बनी होती हैं वो लगभग पीओपी से बनी होती हैं। पीओपी से बनाने में उनको आसानी होती है और उसके बाद में सस्ता भी पड़ जाता है, जिससे वो लोग आराम से बनाते हैं। इसके बाद में नंबर 4 आता है अग्निरोधक के रूप में। यानी कि अग्नि को रोकने के लिए, आग को रोकने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोगों के घरों में जो हीटर लगा होता है, हीटर के जो नीचे का हिस्सा होता है सफेद सफेद, वो पीओपी का ही बना होता है ताकि वो अग्नि को रोक सके। ये था हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको आप जरूर देख कर जाइए और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है धावन सोडा। धावन सोडा का हम लोग को देखना है रासायनिक नेम, अणुसूत्र, विधि और इसका उपयोग। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस और धावन सोडा है, ये 5 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो इसको आप आसानी से और अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आप भूले नहीं। तो हम लोग देखते हैं अब धावन सोडा के बारे में। तो धावन सोडा का रासायनिक नेम जो होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम यानी कि Na होगा, कार्बोनेट यानी कि CO3 होगा, डेका का अर्थ होता है 10 होता है। कितना होता है? 10। हाइड्रेट को हम लोग जल ही कहते हैं, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? 10 जल के अणु होंगे। जैसे हम लोग देखते हैं सोडियम Na2, कार्बोनेट CO3 डॉट 10H2 यानी कि डेकाहाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 डॉट 10H2। इसी को हम लोग कहते हैं धावन सोडा या धोने वाला सोडा। इसके बाद में हम लोग इसके बनाने की विधि देखेंगे। तो जब प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। हम लोग अगर देखें तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम लोग CO2 गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, तो हमको मिलता है सोडियम कार्बोनेट। तो वही चीज मैं इसमें बताया हूं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है तो हमको सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्राप्त होता है, तथा सोडियम कार्बोनेट का वाष्पन करने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। और इसी का हम लोग वाष्पन कर दें। वाष्पन का अर्थ होता है जैसे कि हम लोग घरों में बनाते हैं फरा, यानी कि जो मोमोस बनाते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि भाप के द्वारा बनाते हैं। ऐसे ही हम लोग सोडियम कार्बोनेट का क्या करते हैं? वाष्पन करते हैं। और वाष्पन जब हम लोग करते हैं तो हमको प्राप्त होता है धावन सोडा।
अगर हम लोग देखें तो Na2CO3 प्लस H2O यानी कि ये जो 10 अणु हैं जल के, ये वाष्पन करने के काम में आएगा। तो जब हम लोग Na2CO3 का वाष्पन करते हैं तो हमको धावन सोडा Na2CO3.10H2O प्राप्त होता है। और इसका जो रासायनिक नेम होता है हम लोग आसानी से याद करेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि इसका रासायनिक नेम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और ये था रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में हम लोग क्या लिए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गैस, इसको जो हम लोग मिलाए थे तो इससे हमको प्राप्त हुआ था सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट का जब हम वाष्पन कर देते हैं जल के साथ तो हमको प्राप्त हो जाता है धावन सोडा। तो ये था धावन सोडा का रासायनिक समीकरण और रासायनिक सूत्र। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे धावन सोडा का उपयोग। धावन सोडा को हम लोग सब लोग जानते होंगे कि धावन सोडा जो है वो कपड़ा धोने में काम आता है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला कपड़ा साफ करने में, यानी कि धावन सोडा का उपयोग कपड़ा साफ करने में और जो अन्य प्रकार की वस्तुएं होती हैं उनको साफ करने में किया जाता है। दूसरा आता है इसका उपयोग साबुन, पेपर, कपड़ा बनाने में, यानी कि धावन सोडा का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, पेपर बनाने में और कपड़ा बनाने में जो फैक्ट्रियां होती हैं वहां भी थोड़ा बहुत उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में तीसरा आता है कास्टिक सोडा बनाने में, यानी कि कास्टिक सोडा बनाने में हम लोग धावन सोडा का ही उपयोग करते हैं। नंबर 4 आता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में जो केमिकल बनाए जाते हैं उसमें अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था धावन सोडा का रासायनिक समीकरण और उसके बाद में उसका उपयोग। अब इसके बाद में हम कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में देखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15, खनिज किसे कहते हैं। ये बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है, तो इसको जरूर आप देख कर जाइए कि खनिज किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर धातु और उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं खनिज धातु कहलाते हैं। पृथ्वी के अंदर धातु और उनकी यौगिक जिस भी प्रकार से हमको मिलते हैं, जब पृथ्वी की खुदाई होती है तो धातु और उनके यौगिक जो होते हैं जिस प्रकार से हमको मिलते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज या फिर खनिज धातु कहते हैं। तो हम लोग इसको बहुत ही आसानी से देखेंगे कि जैसे पृथ्वी होती है, मान लेते हैं हम ये पृथ्वी है और पृथ्वी की हम लोग करते हैं जब खुदाई, तो जब पृथ्वी की खुदाई करते हैं तो हमको जिस प्रकार से धातुएं मिल जाती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो खनिज को हम लोग बहुत ही आसानी से समझेंगे कि जैसे हम लोग खुदाई करते हैं जिस प्रकार से हमको धातुएं मिल जाती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। इसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो खनिज से ही रिलेटेड है जिसे हम लोग कहते हैं अयस्क। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, अयस्क किसे कहते हैं। अयस्क जो होता है ये खनिज ही होता है एक प्रकार का, लेकिन हम लोग इसको क्यों अयस्क कहते हैं इसको हम लोग समझते हैं। जिस खनिज से धातु को अधिक मात्रा में आसानी से प्राप्त किया जा सके वह खनिज अयस्क कहलाता है। यानी कि जिस खनिज से हम लोग धातु को अधिक मात्रा में और आसानी से कम खर्चे में प्राप्त कर सकते हैं ऐसे खनिज को हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ऐसे खनिज को हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो हम लोग खनिज और अयस्क को जरूर देखेंगे और ये 1 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है, तो इसको जरूर याद रखना। दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि पृथ्वी से जिस प्रकार से हमको मिलेगा धातु और उनकी यौगिक उसको हम लोग खनिज कहेंगे, और जिस खनिज में आसानी से और अधिक मात्रा में हमको धातुएं प्राप्त होती हैं ऐसे खनिज को हम लोग अयस्क का नाम देते हैं। तो ये था हमारा 16 नंबर तक क्वेश्चन। इसके बाद वाले जो भी क्वेश्चन है
मैं अगले वीडियो में फिर लेकर आऊँगा जो कि चैप्टर 3 से होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें क्योंकि आपके मित्र का भी फ़ायदा इससे होने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में।